गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DKS एजुकेशन पॉइंट। आज से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं और इस सीरीज़ में हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसको बिना समझे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक, ये चैप्टर सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और जहाँ कहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इस सीरीज़ को। नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा तो आपको कहीं और से नोमेनक्लेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझिए ध्यान से कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? नेमिंग। नेमिंग। तो नेमिंग किसका करने वाले हैं? नेमिंग हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हमें समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन क्या है। सिंपल सी बात है, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। इसके नाम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रो प्लस कार्बन। इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो प्लस कार्बन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रो से हमें क्या पता चलता है जी? हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कार्बन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फिर से समझेंगे। द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय combination of carbon and hydrogen, the compound which is formed by combination of hydrogen and carbon। तो यहाँ पे लिख सकते हैं the compound which is formed by combination of carbon and hydrogen। carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए होंगे। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में आगे बढ़ते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम लोग लिखते हैं CXHY। X मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम और Y का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन की अलग अलग कैटेगरी होती है। उससे पहले हम समझेंगे सिंपल हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसको क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं CH4, C2H6, या इसको स्ट्रक्चर के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2, CH3। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को, दो ही चीज़ दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसलिए इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मेनली 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मेनली 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आपका कैटेगरी जो बनता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन आपका होना चाहिए सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसमें जो आपका कैटेगरी बनता है वो है आपका एल्केन को हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एल्केन में कार्बन टू कार्बन क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला यदि देखें, शॉर्टकट में जनरल फॉर्मूला को हम कहते हैं GF, CnH2n+2। CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे N का मतलब क्या है? N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन को यहाँ पे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल के लिए N = 1। ठीक है, N = 1 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कार्बन हम 1 ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा एल्केन आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आएगा। इस फॉर्मूला में आप N का वैल्यू 1 दीजिए, तो 1 हो जाएगा C1। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे C1H2 × 1 + 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? CH4। और इसका नेमिंग यदि लिखा जाए तो क्या बोलेंगे? मीथेन। अब ये नेमिंग हम कैसे लिखते हैं ये आपको आगे समझाएंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको समझने के बाद आप यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, 1 मिनट, थोड़ा सा ये क्या स्लाइड ओपन हो गया? हाँ, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? एल्केन में सबसे छोटा एल्केन हमारा कौन सा है? मीथेन। ठीक है, सबसे छोटा एल्केन मीथेन। अब दूसरा भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। N = यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे कौन सा एल्केन आएगा? देखिए C2H2 × 2 + 2, तो ये मिल जाएगा C2H6। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 2 कार्बन हो गया। अभी मैंने क्या बताया? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसकी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी हमारा कौन सा है? एल्केन। ठीक, तो ये 2 कार्बन वाला हमारा एल्केन है C2H6, जिसको हम कहेंगे इथेन। इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये आप जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहे हैं 3-3 करके, यहाँ पे 4 नहीं लगा सकते क्या, या 5 नहीं लगा सकते हैं? तो आंसर है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखिए आपको याद रखना है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन जब कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको हम बॉन्डिंग से दिखाते हैं, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो जाना चाहिए। 5 बॉन्ड नहीं, 6 बॉन्ड नहीं, और ना ही 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड आपको पूरा करना है। चाहे चारों बॉन्ड आप कार्बन से पूरा कर दीजिए, या हाइड्रोजन से, या किसी और अदर एटम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो 2 तो यहाँ पे पहले से देख रहे हैं कि एक बॉन्ड दोनों का पूरा है। अब इसका 3 बॉन्ड खाली है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, क्योंकि हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए, तो इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन। ठीक है, उसकी कैटेगरी है जिसको हम देखते हैं एल्केन। आप इस तरह से N का वैल्यू चेंज करते चलेंगे और आपको नया नया यहाँ पे कंपाउंड मिलता चलेगा। ठीक है, आपको नया नया कंपाउंड यहाँ पे मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड जो कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की, वो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसको समझते हैं। अनसैचुरेटेड में आपका दो कैटेगरी आता है। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी आता है। पहला होता है आपका इसमें, पहला आपका होता है इसमें एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो एक तो पहले हम एल्कीन को डिस्कस कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी आती है, एक आता है एल्कीन, दूसरा आता है एल्काइन। एल्कीन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन आपका डबल बॉन्ड होगा, क्लियर है। और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन टू कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन टू कार्बन आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, कम से कम दो कार्बन के बीच या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी दो कैटेगरी है, एल्कीन और एल्काइन। तो पहले हम एल्कीन को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एल्काइन पे बात करेंगे। तो एल्कीन में क्या है समझिए ध्यान से। इसमें आपका है कि इसका जनरल फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, CnH2n, CnH2n। यहाँ भी n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नए नए एल्कीन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू यदि यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एल्कीन मिलेगा, C2H4, ये पहला एल्कीन मिल गया। दूसरा यहाँ पे ले सकते हैं n इज इक्वल टू यदि 3 लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या मिलेगा, C3H6, C3H6, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे C3H6, ठीक। इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कार्बन है तो 2 आप बना लीजिए, बना लिए। चूँकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एल्कीन। तो एल्कीन का कंडीशन क्या है, कार्बन टू कार्बन कम से कम क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड। तो इनके बीच एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, बना दिए। अब हमारे पास क्या है, 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया, 4 हाइड्रोजन बाकी है। तो इस 4 हाइड्रोजन को दोनों कार्बन में हमें अरेंज करना है। और हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे हम लोग अरेंज कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे अरेंज कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से हम लोग अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर इस तरह से इसका भी कर सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, कार्बन टू कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कहीं भी दिखा दीजिए, यहाँ या यहाँ। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। अब क्या है, 6 हाइड्रोजन हमारे पास है। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन अरेंज होगा, 2, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। तो इस कार्बन का तो 2 बॉन्ड पहले से पूरा है, तो 2 बॉन्ड बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, आप खुद भी सोचिए, 3, क्योंकि इस कार्बन का एक ही बॉन्ड पहले से है, 3 खाली है, तो 3 लगा देंगे। तो 3 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड से घिरा है, इसके पास 3 बॉन्ड है ऑलरेडी। तो कितना खाली है, एक, तो एक यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन था, 6। तो 6 में देख लीजिए, 3 यहाँ है, 2 यहाँ, 5, 1 यहाँ, 6, ठीक। इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला आपका है CnH2n प्लस, H2n के बाद कुछ नहीं, Cn सीधा H2n, ठीक है, क्लियर है। एल्केन में क्या था, CnH2n प्लस 2 था, ये प्लस 2 आपका हट गया यहाँ पे। एल्कीन में प्लस 2 नहीं होता है, ठीक है। फिर एल्काइन पे बात करते हैं हम लोग। एल्काइन में क्या है, दूसरी कैटेगरी जो आपका है एल्काइन, एल्काइन, ठीक। देखिए सबसे पहले समझिए, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2,
CnH2n-2। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए एल्केन का था आपका CnH2n+2, ठीक है। एल्काइन का है CnH2n, सॉरी एल्कीन का है आपका CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2, ठीक। इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है, इन तीनों में हम देख रहे हैं H2n तो सब में है, सब में है, यहाँ पे +2 दिया गया है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो एल्केन में +2 है आपका CnH2n+2, एल्काइन में कर देंगे -2, और एल्कीन में +2 या -2 जो भी है उसको हटा देंगे। तो ये सिंपल हो गया आपका 3। और ये तीनों जो फॉर्मूला है इस पे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसलिए इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एल्काइन है, एल्काइन का कंडीशन क्या है, कार्बन टू कार्बन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे एल्काइन, ठीक। तो यहाँ भी n जो दिया हुआ है, n फॉर्मूला में, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। तो इसके लिए आप नए नए यहाँ पे कंपाउंड को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। n इज इक्वल टू यदि हम 2 लेते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक, हमेशा 2 पे करेंगे। n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C2H2 इंटू 2 -2, ठीक है। तो क्या हो गया ये C2H2, ये सबसे छोटा एल्काइन है, ये सबसे छोटा एल्काइन है जिसको हम कहेंगे इथाइन, इसका नाम क्या होगा, इथाइन। आने वाले क्लास में हम समझेंगे कि इथाइन हम इसका नेमिंग कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो C2H2 का क्या नाम है, इथाइन। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए, और अभी मैंने आपको बताया है कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, ठीक है। अब कार्बन का, इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड पूरा है, और इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड आपका पूरा हो चुका है। अब बचा कितना है, 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड इसका भी खाली, 1 बॉन्ड इसका भी खाली है। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ लगा देंगे और 1 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, फिर से रिमाइंड करते हैं, हम लोग सीख रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो 3 कैटेगरी का है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो हमने देख लिया सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में क्या देखा है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब जो एक कैटेगरी आपका बच रहा है, आपका एक कैटेगरी बच रहा है जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक को ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल समझते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया। एरोमेटिक में आपका मेनली क्या है, बेंजीन, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया, बेंजीन। बेंजीन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ये है आपका बेंजीन, ठीक। देखा जाए तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक नए तरीके से और बनाया जाता है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। और ये रिंग के अंदर ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है लाइन, ये किसको शो करता है, सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। तो हल्का समझा देते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। बाकी हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। अभी हाल फिलहाल समझिए, ऑल सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यदि इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए,
डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में दो चीज़ होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड में क्या एक आपका सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है। मान लीजिए ये पाई है तो ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल में, एक पाई है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है आपका, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये सिग्मा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक। बाकी आने वाले क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। अभी उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग के अंदर क्या देख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3। अब ये पाई बॉन्ड जो है ना अपने पोजीशन को बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इफेक्ट चलता है जिसका नाम है रिजोनेंस। क्या नाम है, रिजोनेंस। अब रिजोनेंस क्या है, आपके मन में सवाल आ सकता है, तो ऑर्गेनिक में आपको आगे पढ़ना ही है, तो हम जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये पाई बॉन्ड जो है ना आपका, ये घूमता रहता है, ये पाई बॉन्ड आपका घूमता रहता है, और इस घूमने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बनते हैं इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, और उसी चीज़ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया बेंजीन। तो बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाल फिलहाल आप समझ गए बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। आप हाल फिलहाल ये समझिए कि बेंजीन जो है ना हमारा, बेंजीन रिंग, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा है ये, एरोमेटिक। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, हाइड्रोकार्बन और उसकी 3 कैटेगरी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। और एक आपका है एरोमेटिक, जिसमें हमने आपको बताया बेंजीन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे एक चीज़ और आपको जानना है, कंपाउंड एंड इट्स लाइन स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपको ज़्यादातर जो सवाल मिलेगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लाइन स्ट्रक्चर वाले मिलेंगे। तो आपको कंपाउंड और लाइन स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। आपको हम कंपाउंड दे रहे हैं, उसका लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये अभी आपको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक सवाल देते हैं, CH3, ठीक है, एक सिंपल सा कंपाउंड है, 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। इसका लाइन स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझिए ध्यान से कि देखिए लाइन स्ट्रक्चर में ना तो हम कार्बन को दिखाते हैं ना ही हाइड्रोजन को दिखाते हैं। लाइन स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन को शो किया जाता है और ना ही आपका हाइड्रोजन को शो किया जाता है, ठीक है। कार्बन कौन होता है, जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन है, इनके बीच ये बॉन्डिंग दिखाई गई है, बाकी इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये पहला कंपाउंड हमारा हो गया। दूसरा इस तरह से हो सकता है, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का। तो आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, 3 कार्बन, ठीक। मतलब लाइन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम कार्बन को सिर्फ देखेंगे, हाइड्रोजन पे हमें ध्यान ही नहीं देना है कि हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। सिर्फ हमें कार्बन पे ध्यान देना है, कार्बन की संख्या कितनी है, उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक कार्बन आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। सिमिलरली हम नेक्स्ट कंपाउंड एग्जांपल में ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए 2 3 4, ठीक है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर हैं सभी कार्बन को शो कर रहा है। तो 4 कॉर्नर वाला मैंने लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कंपाउंड है और ये उसका लाइन स्ट्रक्चर है। तो लाइन स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन को शो किया जाता है ना ही हाइड्रोजन को। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 CH3, यहाँ भी CH3 CH2 और ये है आपका CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पहले आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है।
फिर हमें देखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखना है कि 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे ऊपर भी कार्बन लगा है और नीचे भी कार्बन है। 1 2 3 यहाँ भी कार्बन लगा हुआ है और आपका इधर भी कार्बन है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन स्ट्रक्चर और ये हो गया कंपाउंड। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब नेमिंग करेंगे तो आपको लाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, तो फिर उसका नेमिंग कैसे करेंगे? जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक उसका नेमिंग आप नहीं कह सकते। तो ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास लाइन स्ट्रक्चर दिया है, लाइन स्ट्रक्चर आपको दे दिया और आपको कंपाउंड बनाने की आवश्यकता हो जाए, तो कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। हमारे पास ये लाइन स्ट्रक्चर है, इस तरह का कोई भी इस तरह का एक लाइन स्ट्रक्चर है दिया हुआ, ठीक है। इससे हमें कंपाउंड बनाना है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको देखना है कि कार्बन यहाँ पे मेन चेन में कितना है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया यहाँ पे, ये इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो पहले 6 कार्बन आप ड्रॉ कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक आपका हो गया ये 6, ठीक है। अब देखेंगे 1 2 3 और 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे एक नीचे कार्बन है, फोर्थ पे भी ऊपर है। तो 1 2 3 यहाँ पे कार्बन है, फोर्थ पे एक ऊपर कार्बन है, हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब सभी कार्बन का हमें वैलेंसी पूरा कर देना है। वैलेंसी पूरा करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड कम है, उतना हाइड्रोजन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा हो गया तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसका 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गया तो 1 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई लाइन स्ट्रक्चर है तो उसका कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? यदि आप समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, और समझ में नहीं आ रही है, कहीं दिक्कत है तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या था टॉपिक? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ आपको नेमिंग रूल समझना होता है, उस नेमिंग रूल के हिसाब से ही चीज़ें आगे होती है, ठीक है। तो कुछ नेमिंग रूल है, जैसे हेडिंग बनाएंगे नेमिंग रूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो रूल बनाया गया है ये किसने बनाया है? IUPAC। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रूल डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, किस रूल को फॉलो किया जाएगा। तो जो भी रूल मैं डिस्कस करूंगा वो सब किसके द्वारा बनाया गया? IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पूरी दुनिया की एकमात्र संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, और इसके नेमिंग को लिखने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो रूल्स बनाया है बस उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रूल है आपका, पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है IUPAC का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड दिया होगा उस कंपाउंड में हमें सिलेक्शन करना होगा। कैसे करना होगा? एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक कंपाउंड यहाँ पे दिया है, ये CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH2 और ये है आपका CH3, ठीक है।
ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है। अब हमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब कार्बन का जो चेन है जो सबसे बड़ा हो उसको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। सीधे जाएंगे तो हमें 6 कार्बन का एक चेन मिल गया, 6 कार्बन का यहाँ पे हमारे पास एक चेन मिल गया, ठीक है। और यदि यहाँ से इधर मुड़ते हैं 1 2 3 4 आ जाएगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 इधर भी नहीं जा सकते, तो हमें सीधा सीधा जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन, ठीक। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखेंगे उसमें सबसे बड़ा चेन जो होगा कार्बन का उसको हम मेन चेन मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन, मेन चेन, ठीक। और इसके बाद ये जो हमारे पास ये एक यहाँ नीचे है और एक ये जो ऊपर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं साइड चेन, साइड चेन, या इसका नाम है आपका ब्रांच, एक और नाम है लोकेंट। लोकेंट बहुत ही अच्छा नाम है, हालांकि आप कुछ भी कह सकते हैं, साइड चेन, ब्रांच या लोकेंट, ठीक। तो मेन चेन के अलावा, मेन चेन के अलावा जितना भी बचता है उसको हम सभी को क्या कहते हैं, साइड चेन, या कहते हैं ब्रांच, या कहते हैं लोकेंट। तो आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। एक सवाल और करते हैं, लाइन स्ट्रक्चर वाला करते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का कंपाउंड दिया गया है, इस तरह का, ठीक। इसमें हमें चूज करना है कि मेन चेन कौन सा होगा, मेन चेन कौन सा है। तो अभी रूल में क्या पता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़े कार्बन चेन को हमें मेन चेन में शामिल करना है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 कार्बन का हमारे पास चेन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन, ये हमारा हो गया मेन चेन, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये सब, ये हमारा क्या है, साइड चेन, या कह दीजिए ब्रांच, ठीक। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने ब्रांच हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेन चेन, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन चेन। तो इस तरह से आपको मैंने समझा दिया है IUPAC का पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यदि आप समझ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है, ताकि मुझे भी मज़ा आएगा समझाने में आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। दूसरा इसका रूल है आपका, दूसरा रूल है IUPAC का, select that carbon chain which has more number of branches, ठीक है। हमें क्या करना है, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज, ठीक। तो ये रूल कब यूज करेंगे, जब कार्बन चेन का लंबाई सेम हो जाए, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज सेम देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज। फिर से समझेंगे, जैसे पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो दूसरा रूल मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो ये रूल तब यूज करेंगे जब कार्बन चेन का लंबाई सेम हो जाए, कार्बन चेन का लंबाई सेम हो जाए। तो हमें देखना है ब्रांच किस में ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा ब्रांच होगा उसको हमें चूज करना है, मेन चेन में शामिल करना है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है 2 3, 1 मिनट, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो 8 कार्बन का चेन है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कितने कार्बन का चेन, 8 कार्बन का। तो जब हम इसको मेन चेन में शामिल करते हैं, जैसे देखिए इसको यदि हम मेन चेन में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने ब्रांच है, 2, एक ऊपर और एक नीचे, 2 ही ब्रांच है। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, एक मिनट, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, समझिए थोड़ा ध्यान से। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि हम इसको मेन चेन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का चेन ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो भी है। तो लेफ्ट टू राइट में समस्या क्या है कि यहाँ पे 2 ही ब्रांच मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो कितने ब्रांच मिल जाएंगे। देखिए यदि हम इसको मेन चेन शामिल कर लेते हैं, मेन चेन में इसको ध्यान से देखिए, ये मेन चेन में शामिल हो जाता है तो एक ब्रांच आपका ये मिलेगा, ठीक है, दूसरा ब्रांच आपका ये मिलेगा, तीसरा ब्रांच आपका ये मिलेगा, चौथा ब्रांच आपका ये मिलेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से दूसरा रूल है, इफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज सेम देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज, ठीक है। यदि कार्बन चेन का लंबाई सेम हो जाए, ये 8 इधर भी है और 8 इधर भी है, ठीक है, तो जब चेन का लंबाई सेम हो जाए तो उस कार्बन चेन को हमें मेन चेन में शामिल करना है जिसमें ब्रांच ज़्यादा हो। तो ये जो हमारा सिलेक्शन था पहले वाला, ये गलत था, और ये जो ऊपर से नीचे सिलेक्शन दे रहे हैं ये सही है, ठीक है। तो आईयूपीएसी के हिसाब से ये सिलेक्शन हमारा सही माना जाएगा, ऊपर से नीचे। क्लियर हो रहा है, आप बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा रूल है आपका, तीसरा रूल है फर्स्ट ब्रांच, या कह सकते हैं लोकेंट। फर्स्ट ब्रांच शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग। फर्स्ट ब्रांच शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, या कह सकते हैं फर्स्ट लोकेंट शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए मैंने ये कंपाउंड ऐसा बना दिया, ठीक है, और इस तरह से मैंने ये ब्रांच दे दिया, ठीक, ये मैंने ये ब्रांच ऐसे दे दिया है, एक कंपाउंड हमारे पास है। तो इसमें क्या है, पहला रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको चूज कर लिए, ये हमारा सबसे बड़ा चेन हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब इस कंपाउंड में कार्बन चेन का लंबाई जो सबसे बड़ा है वो हमारा मेन चेन। तो 1 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब हम देखेंगे, अब ये थर्ड रूल अप्लाई होगा, सेकेंड रूल नहीं होगा क्योंकि हमारा पहला रूल से सिलेक्शन हो चुका है, तो हम सेकेंड रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अब थर्ड रूल हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा नंबरिंग के लिए। फर्स्ट ब्रांच शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच कितने हैं, 1 2 3 ब्रांच है ना, 3 ब्रांच है। जो पहला ब्रांच होगा उसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। मतलब क्या है कि जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, कार्बन के पोजीशन को दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रांच है कहाँ ब्रांच नहीं है, ठीक है। मेन चेन में कार्बन कितना है, फिर ब्रांच कितने पोजीशन पे, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने का तरीका ये है कि आप नंबरिंग उस तरफ से करें जिधर से ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। मतलब काउंटिंग में हमारा ब्रांच बहुत ही लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो देखिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे पहला ब्रांच आता है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 1 2, सेकेंड पोजीशन पे हमारा ब्रांच मिल जाएगा। तो आईयूपीएसी क्या कहता है कि नंबरिंग आप उस डायरेक्शन में कीजिए, वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से ब्रांच आपको जल्दी मिल जाए। फिर से समझेंगे, स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है कि इसलिए हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबरिंग आप उस तरफ से शुरू कीजिए, 2 ऑप्शन है, इधर से लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहला ब्रांच हमको तीसरे पोजीशन पे मिल रहा है, जबकि राइट टू लेफ्ट आते हैं, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो सेकेंड पोजीशन पे हमें ब्रांच मिल रहा है। तो 2 बड़ा की 3, जल्दी कौन आ जाए,
काउंटिंग में पहले कौन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो काउंटिंग में पहले 2 आता है, इसीलिए हमें यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। आप समझ गए होंगे कि मैंने इधर से क्यों नहीं किया, इधर से इसलिए नहीं किया कि इसको तीसरा पोजीशन मिल रहा है, ये जो ब्रांच पहला ब्रांच हमको मिल रहा है तीसरे पोजीशन पे और यहाँ मिल रहा है दूसरे पोजीशन पे। तो इसलिए IUPAC के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट ब्रांच शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, पहला जो ब्रांच मिलेगा उसको बहुत ही कम पोजीशन मिलना चाहिए, मतलब काउंटिंग में जल्दी मिल जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया राइट काउंटिंग, ये आपका हो गया राइट काउंटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए एक मिनट, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, कहाँ, पोडियम के नीचे कहाँ है ये, चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप ध्यान देंगे फर्स्ट ब्रांच शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग, फर्स्ट ब्रांच को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग। तो यहाँ पे ये हमारा मेन चेन है, ये हमारा क्या है, मेन चेन। ठीक, मैंने मेन चेन क्यों कहा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मेन चेन में हम मैक्सिमम कार्बन को इंक्लूड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक है, काउंटिंग उस तरह से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा है मेन चेन, यहाँ पे क्या है, ये मेन चेन। मेन चेन के अलावा जो ये बचता है ये सब क्या है, ब्रांच। और अभी IUPAC नेमिंग का जो रूल है जो मैंने अभी बताया, ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। यहाँ से यदि काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे पहला ब्रांच मिल रहा है, और इधर से करते तो सेकंड पे मिल रहा है। फर्स्ट ब्रांच की बात कर रहे हैं, सेकंड ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। यहाँ से हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट ब्रांच कितने नंबर पे मिल रहे हैं, सेकंड नंबर पे। तो ये हमारा सिलेक्शन का जो रूल है काउंटिंग का, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से हमें इस रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, और इस वीडियो का बड़े ध्यान से देखें, बार बार देखें, समझ में ना आए तो कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में हम इस समस्या का सॉल्यूशन आपको दे सकें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।